स्टार्ट करें। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि किस प्रकार से क्रॉप जो है वो रिस्पॉन्ड करती है सॉइल को। तो अभी क्या है कि वैसे तो आप लोग सॉइल साइंस में पढ़ते आए हो, लेकिन फिर भी ये जो आपका टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी रेलेवेंट भी है और काफ़ी चीज़ों को कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी पर्सपेक्टिव इस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है कि एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड एमिलियोरेशन। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है आपका, और इस पार्ट के पर्सपेक्टिव अगर हम बात भी करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सीखने लायक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि सॉइल में किस प्रकार से एसिडिक कंडीशन बनती है। तो जरा इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये आपके सामने जो मैंने कोशिश की है कि काफ़ी जगह से इसको न्यूट्रलाइज करके एक कंपाइल कंटेंट आपको दे सकूं, तो उसी रिस्पेक्ट में ये बात आपकी है। तो इसमें क्या है कि देखो, एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी सॉइल का पीएच 7 से बिलो होता है, उस कंडीशन में आपकी सॉइल एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है। अब उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि सॉइल से 7 से पीएच कितना कम है। तो 7 से अगर 6.5 तक बात करेंगे तो वो न्यूट्रल कंडीशन में ही ऑलमोस्ट उसको मान लेते हैं कि 6.5 से 7.5 के बीच की जो कंडीशन है वो हमारी न्यूट्रल होती है। और सेकंड थिंग है कि जैसे ही 6.5 से वो पीएच आपका बिलो होना स्टार्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग अब सोइल में कुछ आपके न्यूट्रिएंट बैलेंस जो होता है वो आपका इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर केवल प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती, बाकी इसके साथ में कई न्यूट्रिएंट का लॉस होने के कारण भी, टाइम पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण क्रॉप को, उस वजह से भी क्रॉप आपकी सफर करती है। तो केवल यहां पर जो आपका टॉक्सिसिटी है किसी न्यूट्रिएंट की, वही नहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा डेफिशिएंसी भी यहां पर किसी न्यूट्रिएंट की होने वाली है, वो भी इक्वली आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से कुछ फैक्टर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बोला गया कि हाईली वेदर्ड और लीच्ड सॉइल होती है ह्यूमिड ट्रॉपिक के अंदर, वहां पर आपका सॉइल का एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। मतलब आप लोग जानते हैं कि जब लगातार आपका किसी भी एरिया में वाटर का बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होता है, लीच डाउन होता है, तो उस केस में सॉल्ट आपका मिक्स होकर पानी के साथ नीचे की लेयर्स में चला जाता है, और उसी के साथ जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी जो क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहां पर आपका हाइड्रोजन आयन है, या आपके आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट आपके सरफेस पर बच जाते हैं, और उसकी वजह से सॉइल आपकी क्या नजर होती है, सॉइल आपकी क्या देखने को मिलती है, सॉइल एसिडिफिकेशन या सॉइल एसिडिक कंडीशन देखने को मिलती है। ये आपकी ज्यादातर अब इन्फ्लुएंस कैसे होता है, तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन, या फिर आपके एडोफिक फैक्टर्स होते हैं। एडोफिक फैक्टर मतलब जो सॉइल के फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से भी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब सोइल एसिडिटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, H+ आयन की जो एक्टिविटी होगी, उसी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। और सोइल के पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो उसे हम क्या क्लासिफाई करेंगे, आपका एज ए एसिडिक कंडीशन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में है कि सोइल के अंदर जो पीएच आपका है वो डायरेक्टली, देखो अब यहां पर सिंपल सी बात है कि पीएच जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस पीएच पर इतने न्यूट्रिएंट या फिर इस प्रकार के आपके जो है एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और इससे बिलो या इससे हाई पीएच पर क्या होता है कि आपका शायद न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ज्यादातर क्रॉप आपकी जो है न्यूट्रल जो आपका पीएच होता है उस पर ग्रो कर पाती है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके न्यूट्रल पीएच पर ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो एसिडिक सॉइल टेंड्स टू बी लेस फर्टाइल ड्यू टू फैक्टर्स लाइक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट और डेफिशिएंसी इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट सच एज फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। क्या बोला गया कि इन सॉइल के अंदर मैक्सिमम आपका एल्यूमिनियम, या फिर हम आयरन की बात करेंगे, या फिर आपका यहां पर मैग्नीज की बात करेंगे, या फिर बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनमें से काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट की यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। बल्कि यहां पर जो मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि अगर हम बात करें फास्फोरस है, कैल्शियम है ना, तो इनकी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एज वेल एज मोलिब्डेनम एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि हायर पीएच पर अवेलेबल होता है, लेस
लेस पीएच पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। और ये एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी उस टाइम पर बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पीएच आपका लेस देन 4.5 चला जाता है। तो 4.5 से पीएच जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका सोइल में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उस कंडीशन में जो आपका एल्यूमिनियम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपकी सोइल के अंदर एसिडिटी के अंदर, और एक बहुत ही आपका नेगेटिव रोल प्ले करता है। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके प्लांट्स की जो रूट होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है। इवन दो उसका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो नहीं प्रॉपर हो पाता है और वाटर अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसकी रूट्स आपकी ब्राउन हो जाती हैं। ये सब आपका यहां पर जो है एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपके कुछ रीजंस बताए गए हैं कि सॉइल एसिडिफिकेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला आपका, क्योंकि देखो लीचिंग लॉस होगा वो किसकी वजह से, या तो हैवी रेनफॉल हो जाए या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए या फिर आपका जो पेरेंट मटेरियल है वो ही आपका कहीं ना कहीं जो एसिडिक क्रिएट कर रहे हैं कंडीशन, उसी के आपका रेलेवेंट में कोई ना कोई आपका पेरेंट मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा कि जो आपका वॉश आउट होकर न्यूट्रिएंट्स नीचे की लेयर में चला जाएगा या रन ऑफ होकर उनका जो है दूसरी आपका फील्ड में चले जाएंगे, तो वो एसिडिफिकेशन करेगा। दूसरा है रेनफॉल एक्सीडिंग द इवेपोट्रांसपिरेशन लेवल leads to leaching of essential base from the soil surface, and soil which with fewer clay particles and more sand tends to acidify faster due to limited reservoir of alkaline cation and higher leaching potential। मतलब क्या होगा, जब आपकी सोइल के अंदर क्ले कंटेंट कम होता है और आपका यहां पर सैंडी कंटेंट ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी सोइल में से ज्यादातर जो बेस होंगे, सॉल्ट्स होंगे, वो मिक्स होकर नीचे चले जाएंगे। और जो आपका यहां पर, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी सैंडी सोइल की ज्यादा होती है, क्ले की कम होती है, क्ले के अंदर न्यूट्रिएंट्स आपके ज्यादा एडहेयर होते हैं और दूसरा उसके साथ आपका वहां पर लीचिंग लॉस जो है उसमें कम देखने को मिलता है। लेकिन आपका नेक्स्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रीजन भी है, प्लांट की रूट्स। अब प्लांट की रूट्स का क्या है, देखो एक्टिव प्लांट ग्रोथ स्टेज रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सॉइल ड्यूरिंग रूट रेस्पायरेशन। मतलब जब रूट रेस्पायर करती हैं तो आपका उस टाइम पर CO2 का कंसंट्रेशन रेस्पिरेशन के दौरान राइजोस्फीयर में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी एसिडिफिकेशन बढ़ता है। क्योंकि रीजन क्या है कि CO2 जो है वो आपकी पानी के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एसिड वहां पर फॉर्म होगा जो कि अगेन सॉइल के पीएच को क्या करने का काम करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। इसी के साथ आपका कुछ एसिड प्रोड्यूसर जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी वजह से भी आपको एसिडिटी जो है क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज होती हुई मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर बताया जा रहा है कि अमोनियम और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं एज वेल एज यूरिया जो है ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। और हाइड्रोजन आयन आपका इनिशियल में ही हमने पढ़ा था कि सोइल की एसिडिटी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। नेक्स्ट आपका है कि अमोनियम जो है वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और यहां पर आपका अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है वो आपके क्या करेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, बल्कि जो यूरिया है ये आपका 4 हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा जब ये आपका इसका ब्रेकडाउन होता है और एक कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट है कि जो फर्टिलाइजर आपका जिसके अंदर मोनो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है तो वो आपका यहां पर किससे, डाई कैल्शियम फॉस्फेट से, और आपका फॉस्फोरिक एसिड जो है उसके अंदर कंबाइन होकर पानी के साथ क्या करेगा, अगेन हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा जो कि अगेन आपका सोइल की एसिडिटी को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है और एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है किसका, आपका सोइल के अंदर एसिडिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अगला है डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू। अब मतलब क्या है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर, देखो वैसे तो ऑर्गेनिक मैटर एक बफरिंग आपका जोन का काम करता है, लेकिन फिर भी जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डीकंपोज होगा, बहुत ज्यादा डीकंपोज होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर आपका डीकंपोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड जब रिलीज होंगे तो डेफिनेटली एसिडिटी को ही इंक्रीज करेगा। तो वही है, तो यहां पर क्या है कि डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जनरेट्स द वीकर एसिड इंक्लूड द कार्बोनिक एसिड विच इंटेंसिफाई द सॉइल एसिडिफिकेशन। मतलब कुछ हद तक इसको भी हम लोग रीजन मान सकते हैं। अगर वहां पर ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकंपोजिशन बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्टली लेवल पर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। मतलब क्या है कि देखो अब न्यूट्रिएंट अगर किस प्रकार के अपटेक किए जा रहे हैं प्लांट के द्वारा, तो जैसे अगर लेग्यूम प्लांट की बात करते हैं तो लेग्यूम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ज्यादातर केटाइंस को अपटेक करते हैं और ज्यादातर केटाइंस आपके क्या है, अब जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या है, सोल्ट है लेकिन केटाइन है। और ये अगर
अगर अपटेक ज्यादा बढ़ जाएगा इनका, तो उस केस में आपके जो यहां पर रिमेनिंग कांस्टेंट होंगे वो आपके यहां पर क्या करेंगे, सोइल के पीएच को डिक्रीज करेंगे, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रिएंट अपटेक ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ में इंक्रीज सोइल एसिडिटी थ्रू द हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज प्रोसेस बाय बेसिक कैटायन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। मतलब ये आपके चले जाएंगे, अपटेक कर लिए जाएंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से प्लांट आप सोइल आपकी क्या होगी, एसिडिक होगी। लेग्यूम ड्यू टू देयर हायर कैटायन अपटेक कंट्रीब्यूट मोर एसिडिफिकेशन देन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कभी भी लेग्यूम हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं क्या, कि लेग्यूम जो है वो क्या करते हैं, आपकी सोइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर जो आपका लेग्यूम्स प्लांट होते हैं वो सोइल की एसिडिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हार्वेस्टिंग क्रॉप रिमूव द कैटायन फ्रॉम सोइल एंड एक्सीलरेटिंग द सोइल एसिडिफिकेशन, जो सेम बात है। अगला आपका है कि एसिड रेन। एसिड रेन में आप लोग जानते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एमिशन होगा, और इस केस के अंदर आपका क्या होता है कि यहां पर ये आपकी सोइल के अंदर एसिड, मतलब एक प्रकार से जो एसिड रेन बनती है, क्योंकि देखो जब आपका सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरमेंट में जाएंगे तो वहां पर एसिड रेन बनेगी, और वही एसिड रेन जो है आपका पानी के साथ मिलकर क्या करेगी, यानी कि बारिश के साथ मिलकर आपकी सोइल के सरफेस पर आएगी, तो सोइल के अंदर एसिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिमिटेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एसिडिक सोइल, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है जब वहां पर एसिडिक सोइल होगी। तो सबसे पहले है आपका यहां पर क्या, कि एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर आपका जब भी एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता। रीजन क्या था, ये भी मैंने बताया था कि रूट जो है वो आपकी क्या होगी, उसके अंदर ब्राउन कलर हो जाएगा, ग्रोथ उनकी रुक जाएगी, और उसकी ब्रिटलनेस, यानी कि जो आपका प्लांट है उसका प्रॉपर वहां पर स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा रूट्स का, और वो आपस में टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और एज वेल एज वहां पर आपका जो वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेबिलिटी है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आपका फाइन जो ब्रांचिंग रूट होती है, यानी कि रूट हेयर्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली हैम्पर्ड हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से आपका वहां पर प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, या फिर डेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहां पर इंपेयर्ड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो अभी मैंने बताया कि हमारे न्यूट्रिएंट्स इंबैलेंस होने के कारण भी आपकी क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके साथ में आपका प्लांट जो है वो अपनी जितनी वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी होनी चाहिए वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा या फिर डाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज सिग्निफाई रिड्यूस इन द एसिडिक सॉइल एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स आर टिपिकली एब्सेंट व्हेन द पीएच फॉल्स बिलो 4.5। मतलब बैक्टीरिया के लिए भी आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमम पीएच पर ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, नियर अबाउट 5.5 से लेके अब पीएच पर ग्रो करते हैं, और अगर पीएच आपका 4.5 के नियर अबाउट पहुंच गया तो उस केस में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाती है। बैक्टीरिया अब रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका यहां पर कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, तो इन साइकिल्स को मेंटेन करने में, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी करवाने में इन्हीं आपके यहां पर क्या, इन न्यूट्रिएंट्स का रोल होता है, इन बैक्टीरिया का रोल होता है, और बैक्टीरिया अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम आपकी आने वाली है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो फंगस जो होगी उनकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में आप लोग जानते हैं कि फंगस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। फंगस जो होती है वो यूबाइक्योट्स होती है ना, तो क्या होगा, एसिड एनवायरनमेंट के अंदर उनके लिए आपका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, और वो भी क्रॉप के ऊपर अटैक करेंगे, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ आपकी हैम्पर्ड हो सकती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपका सोइल को, एसिडिक सोइल है उसको एमिलियरेट कैसे कर सकते हैं। तो एमिलियरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला आपका दिया गया लाइमिंग, लेकिन लाइमिंग करने के लिए लाइमिंग मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। तो लाइम आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, तो लाइमिंग मटेरियल की फॉर्म में हम लोग कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे कि हम लोग यहां पर आपका एग्रीकल्चर लाइम कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर डोलोमाइट है, ठीक है, इसके साथ में हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके, तो इस प्रकार से इन सभी आपका क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ अदर मटेरियल है जैसे कि प्रेसमड जो कि आपका शुगर केन इंडस्ट्री से निकलता है, या फिर बेसिक स्लेक्स है जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, फ्लू डस्ट है जो कि आपका सीमेंट प्लांट से निकलता है, फॉस्फोजिप्सम है जो कि आपका फॉस्फेट इंडस्ट्री से निकलता है। इनको भी हम एज ए यूज कर सकते हैं लाइमिंग मटेरियल, या फिर यूं कह सकते हैं कि सोइल की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए।
लिए। अब ये सॉइल के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन आपका जो है अब यहां पर कैल्शियम और इनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और धीरे धीरे आपकी सॉइल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। तो मेनली टारगेट होता है पीएच का कि हम लोग जो आपका सॉइल के सरफेस के पीएच है और सब सरफेस का पीएच है उसको मेंटेन करें, उसको बैलेंस करें और उसके अंदर एक प्रकार से न्यूट्रिएंट का अगर बैलेंस हुआ तो डेफिनेटली पीएच का बैलेंस भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब लाइमिंग मटेरियल को हम रेगुलरली यूज किस प्रकार से करते हैं, तो यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी टॉलरेंट क्रॉप है उनको ग्रो करवाया जाए, जो एसिडिक कंडीशन में ग्रो करवाई जा सकती हैं। तो ऐसी क्रॉप्स को अगर हम ग्रो करवाते हैं तो उससे भी आपका सॉइल का पीएच क्या होगा, कहीं ना कहीं देखो सॉइल के अंदर उसके अंदर ग्रो करवाएंगे एज वेल एज लाइमिंग मटेरियल यूज करेंगे तो उससे भी फायदा होगा, उससे बेनिफिट होगा और आने वाले टाइम में हमारी जो क्रॉप है वो वहां पर बेटर ग्रो कर सकती है, बेटर आपका सूटेबल एनवायरमेंट उसको मिल सकता है और उसकी वजह से ग्रोथ भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एज वेल एज अगर हम बात करें तो यहां पर आपका यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल टाइप क्या है, फार्मिंग सिस्टम हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है, लाइमिंग क्वालिटी क्या है, ठीक है, एज वेल एज अदर मेथड जैसे कि यहां पर एल्यूमिनियम टॉलरेंट जो क्रॉप वेराइटीज हमने अभी बताया तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके साथ में आपका सॉइल की कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट इसका यूज था। एज वेल एज आप लोग इनको अगर कंबाइन सिस्टम में यूज करते हो तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी एसिडिक सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि कल आपको लिस्ट मैंने दिया ही था, उसको अच्छे से पढ़ो और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो बताओ किसी का। हाँ जी बेटा, है कोई डाउट आपका? नहीं है, समझ में आ गया पूरा? हाँ जी, ऑनलाइन में बेटा किसी का कोई डाउट है? नहीं है तो पढ़ो इसको, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो क्योंकि टॉपिक के ऊपर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा और अगर नहीं मेहनत करोगे तो फिर देखो समझ में आना डिफिकल्ट है। लेकिन रेगुलर इंपॉर्टेंट ये है कि उसको फोकस में लाया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। जहां भी दिक्कत आती है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप क्लास में पूछो, 10 बार पूछो। और अभी आपका कल टेस्ट है और टेस्ट को देना, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी है उसको डिस्कस करते हैं अभी। और नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक सो तुम्हारा क्या होगा, इरिगेशन वाला है ना, ठीक है। तो इरिगेशन को भी कंप्लीट करते हैं अभी आज के सेशन में। और कल का आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ कि तुम्हें एक तो करंट अफेयर करवाया था कंप्लीट आपका, तो करंट अफेयर के टेस्ट सारे के सारे अभी अपलोड आपके अकाउंट में किए जा चुके हैं, तो वो सब आपके एक्टिव हो जाएंगे कल से, उनको आप दीजिए। और फिर नेक्स्ट आपका क्लासरूम का डिस्कशन टेस्ट भी होने वाला था, अभिषेक सर ने लिया था आपका, तो उसके लिए भी आइए कल, क्योंकि लगातार अभी टेस्ट दोगे तभी फायदा होगा। अभी टाइम बहुत कम बचा है ना यार, और अभी टेस्ट दो, मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते चले जाओगे। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी आप ध्यान में मत रखिए ना, अभी प्रैक्टिस देखो, डरो मत। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जितने क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस से मत डरा करो। टेस्ट को देखकर यार तुम लोग डरते हो, देखो बच्चे तो बोलते हैं कि सर हमें टेस्ट चाहिए, और तुम लोगों को टेस्ट दे रहे हैं तो तुम लोग टेस्ट से डर रहे हो। इतने कितने, अब देखो क्या होगा, दिन में एक टेस्ट ही तो होता है, 20 30 25 क्वेश्चन ही तो होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। रोज के 20 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक महीने के 600 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी फुल लेंथ टेस्ट आ जाएंगे, फिर क्या करोगे। अब 20 तारीख से फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर क्या करोगे बताओ। तो इंपॉर्टेंट है, अभी फोकस करो, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी लगातार, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।